गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम। और जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, तो उसका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ईआईए। तो ईआईए में हमने स्कोप पढ़ा था कल, और आज हम पढ़ने वाले हैं की एलिमेंट्स ऑफ ईआईए प्रोसेस। जो भी ईआईए प्रोसेस हमने पहले ही पढ़ी हुई है, जिसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, मिटिगेशन, मेजर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम उसके कुछ की एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। ईआईए जो होता है, ये ईआईए सिस्टम, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। और वो सबसे पहले है कि लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन, गाइडेंस एंड प्रोसीजर, जिसकी वजह से एक बैकग्राउंड बनता है ताकि ईआईए कंडक्ट हो सके। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो लीगली बनानी है ना। एक इंस्टीट्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क करना है जो लीगल हिसाब से वो रिपोर्ट आगे जाके ऑथेंटिकेटेड हो, ताकि उसमें कुछ रेगुलेशंस, गाइडलाइंस हो जो आगे जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो इम्प्लीमेंट कर सके, उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। तो पहला कंपोनेंट इसका आएगा लीगल कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें सारे गाइडेंस, सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो होंगे, जिसके हिसाब से ही फिर वो एक बैकग्राउंड बनेगा ताकि ईआईए जो है वो कंडक्ट किया जाए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि कौन से स्टेप्स और एक्टिविटीज़ हैं ईआईए प्रोसेस में, वो एक और एलिमेंट बनता है ईआईए प्रोसेस का, कि इसमें क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं ईआईए में। जब ईआईए बनाया गया तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर की, कौन से स्टेप्स उठाए गए जिससे फिर ईआईए रिपोर्ट बनी, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज़ की, जब ईआईए प्रोसेस करते हैं तो जो प्रोसेस कर रहा होता है उसने कौन से स्टेप्स उठाएं, उसने क्या एक्टिविटीज़ की बनाते टाइम, वो सारा दूसरे स्टेप में आता है। थर्ड वन ये होता है कि प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस ऑफ ईआईए। ईआईए जो है, जो भी रिपोर्ट बनती है, जो भी ईआईए का प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, क्या परफॉर्मेंस है उस रिपोर्ट का, ठीक है, क्वालिटी क्या है ईआईए रिपोर्ट की, ये सारा डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, अच्छे से इसकी क्वालिटी देखी जाती है, प्रिपेयर की जाती है। और मतलब बहुत सारे ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्या रेजोल्यूशंस लिए गए हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब देखा जाए पूरा ईआईए को एक्चुअल तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस कैसी है, ये थर्ड वन में देखा जाएगा। हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग टाइप का ईआईए होगा, तो उस हिसाब से ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला था लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये जब हम करते हैं तो ईआईए में, जब भी हम ईआईए की रिपोर्ट बनाते हैं, किसी प्रोजेक्ट का भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, तो जो प्रोविज़न होता है ईआईए का, उसमें थ्रू लेजिस्लेशन पूरा कानूनी तौर पे बने, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, जो भी पॉलिसीज़ होंगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर और स्पेसिफिक हो। मगर लीगल मतलब है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें काफ़ी अच्छे से डिफाइन हो, ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना आए। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का ईआईए हुआ होगा अच्छे से, पूरा लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुआ होगा, अंडर उसके हुआ होगा, सारी चीज़ें मतलब उसी के हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी अच्छे से मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई होंगी, तब जाके उस प्रोजेक्ट को फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, स्टे नहीं ला सकता, क्योंकि वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंडर निकल चुका होता है, उसमें सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को एक्सेप्ट किया गया होता है। ये एक सूटेबल बेसिस होता है ईआईए का, ठीक है। बहुत सारे केसेस में गाइडलाइंस जो हैं वो एक्सप्लेन करती है कि ईआईए लेजिस्लेशन जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। ईआईए जो होता है लीगल और इंस्टीट्यूशनल, ये बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से डेवलपिंग और फर्मिंग एंड ईआईए सिस्टम, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस उसमें दी गई होती हैं। जब गाइडलाइंस के हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटी, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके अंडर कोई प्रोजेक्ट काम करता है, फिर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसमें आती हैं बेसिक ड्यूटीज़, जैसे ईआईए जो होता है जब भी किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस, जो भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाई होती है उसके अकॉर्डिंग की जाती हैं।
ठीक है, एक एनवायरमेंटल एजेंसी होती है, वो देखती है कि प्रोसेस कैसे सुपरवाइज़ करती है और स्टडी करती है कि बाकी सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके साथ किस तरीके से उनका क्या लिंक है। ये सारी चीज़ें बेसिक ड्यूटीज़ जो हैं ईआईए को अगर हम लीगली पढ़ेंगे तो बेसिक ड्यूटीज़ यही होती है कि ये सारा गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं ईआईए रिपोर्ट में, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रखी होती हैं। जनरली ईआईए स्टडी जो होता है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है, मतलब इसमें हर एक चीज़ को कंसिडर किया जाता है, एनवायरमेंटलिस्ट को भी, कानून को भी, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी, हर एक को इसमें कंसिडर किया जाता है और सबका एक टास्क होता है कि वो इस रिपोर्ट को आगे अप्रूव करे ताकि प्रोजेक्ट बने। ठीक है, हर एक साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमी तरीके से, सोशल एक्सपर्टाइज, हर एक लोगों को जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज है उनकी ड्यूटीज़ यहाँ ली जाती हैं, तब जाके ईआईए रिपोर्ट किसी भी प्रोजेक्ट की बनती है और आगे जाके अगर ईआईए रिपोर्ट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट रन करेगा। इसी तरीके से स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, कुछ ईआईए सिस्टम जो होता है कंपैरेटिवली नैरो इन कवरेज, इतना ज़्यादा उसका कवरेज नहीं होता है, मगर कुछ इतने ब्रॉडर होते हैं, उसमें अच्छे से सब कुछ डिफ़ाइन किया गया होता है, बहुत वाइड रेंज पे उसको समझा गया होता है, पूरे एनवायरनमेंट को लेके रिपोर्ट बनाई गई होती है, डेवलपमेंट भी की होती है और साथ साथ में एनवायरनमेंट का ध्यान भी होता है रखना। ठीक है, थर्ड वन लीगल फॉर्मेलिटीज़ में क्या है कि कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जब भी ईआईए की रिपोर्ट बना रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तब उसमें अगर कुछ इम्पैक्ट्स होंगे तो वो हमें निकालने हैं, या कुछ ऐसे हमने चीज़ें इसमें डाली होंगी जिसको हम निकाल के कुछ अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये बहुत सारे ईआईए रिपोर्ट में कंपलसरी होता है, मगर कुछ ईआईए रिपोर्ट को हम फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, तो रिपोर्ट इस तरीके से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस होने चाहिए ऐसे, अगर लीगल फॉर्मेलिटी के हिसाब से देखें तो ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए रिपोर्ट में, ताकि हम उसमें कोई भी इनकॉर्पोरेट कर सके ऑप्शंस। इस प्रपोजल में अगर कोई अपना एक एडवाइस दे सके तो दे सके, ऐसा नहीं है कि कानून बना इसके ऊपर तो वो एकदम स्ट्रिक्ट हो, थोड़े बहुत प्रोविजंस होने चाहिए ताकि कोई भी चीज़ जो है इसमें इनकॉर्पोरेट हो सके, उसमें ऐड हो सके, और जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं इवैल्यूएशन के वो अच्छे से हो सके, हर एक अल्टरनेटिव को कंपेयर करा जाए ईआईए प्रोसेस में। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट का जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है ये बनाई जानी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी इसका एक की एलिमेंट है कि वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फोर्थ वन है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करना और इस लीगल फॉर्मेलिटी में लोगों की राय भी होना। ठीक है ना, ये प्रोविज़न होना चाहिए कि इस लीगल फॉर्मेलिटी में लोगों की राय भी रखी गई है। अगर लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो लीगल फॉर्मेलिटी में ये कहीं ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, लोगों का ऑब्जेक्शन है तो हमें उन्हें कंसिडर करना है। हम कहीं रिट फाइल करते हैं तो हमारे पास हक होता है, हमारे पास राइट होता है, तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ईआईए रिपोर्ट जब बने तो ईआईए की लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ऐसे लीगल या कानून जो बनता है ईआईए से रिलेटेड, उसमें ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती है और जो आगे रिपोर्ट निकले उसमें भी नोटिफिकेशन जब निकलती है वो भी पब्लिक तक पहुँचे। जिनकी लोकल एनवायरनमेंट में वो प्रोजेक्ट बन रहा है उनको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, क्या ये कंसिडर किया गया उनका व्यू पॉइंट, ये सारी चीज़ें उनको उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ वन है क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। जब ईआईए सिस्टम होता है तो ये पूरा अच्छे से एक सेट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल होता है कि कैसी क्वालिटी और एफिशिएंसी है इनके प्रोसेस की। ठीक है, पूरा वो एश्योर किया जाता है कि जो भी ये प्रोजेक्ट बने इसकी फिर क्वालिटी कैसी होगी, एफिशिएंसी कैसी होगी। सबसे पहले तो ईआईए प्रोसेस की क्वालिटी, क्या अच्छी क्वालिटी है, ये नहीं कि रिपोर्ट बन गई है बस एकदम 15-20 पन्नों की रिपोर्ट है। रिपोर्ट 15-20 पन्ने से मैटर नहीं करती, उसकी क्वालिटी क्या वो अच्छी ऑथेंटिकेटेड है,
क्या उसमें अच्छी एफिशिएंसी से वो प्रोसेस किया गया है। ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंडर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनता है, उसके अंडर ये चीज़ें आती हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईआईए प्रोसेस। जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ईआईए प्रोसेस करते हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स और जो स्टेजेस और जो भी एक्टिविटीज़ ईआईए प्रोसेस में होती है, हर एक प्रोजेक्ट का थोड़ा वैरी करता है। हर एक प्रोजेक्ट में एक जैसा फॉलो हम ईआईए प्रोसेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत वैरी करता है। पर मोस्टली जो होता है ईआईए प्रोसेस कॉमन स्ट्रक्चर होता है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन मेजर्स, रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें लगभग सेम ही होती है सब में। यूजुअली जो ईआईए का प्रोसेस है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, स्टार्ट वो स्क्रीनिंग से होगा। देखा जाएगा प्रोजेक्ट क्या है, उसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो सब पढ़े जाएंगे, और धीरे धीरे बाकी सारे प्रोसेस, स्कोपिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी और फॉलो अप होगा। बाद में लास्ट में जब पहुंचेंगे, डिसीजन मेकिंग होगी। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर डिसीजन लिया जाता है कि जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ जो भी हमने डिसाइड किया है, सारी एक्टिविटीज़ जो भी ईआईए प्रोसेस में हुई, स्क्रीनिंग हुई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन हुआ, वहाँ के लोगों का कमेंट्स लिए गए, डिसीजन जब लेना है अब, तो वो डिसीजन कैसे एग्जीक्यूट करें, फिर उसके बाद उसको फॉलो अप ले। ठीक है, एक्शंस जो लिए गए हैं ईआईए रिपोर्ट के बाद, जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसका एक्शन लिया ईआईए रिपोर्ट बनने के बाद, अगर ईआईए रिपोर्ट में कुछ अल्टरनेटिव्स डाल दिए गए हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, वो देखा जाता है कि क्या लिए गए कि नहीं, ईआईए रिपोर्ट के हिसाब से काम चल भी रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ईआईए प्रोसेस के अंडर देखी जाती हैं। थर्ड वन है कि ईआईए जो है, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस जो होती है ईआईए की, ये देखी जाती है कि इसका आउटकम क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो क्वालिटी होती है ना ईआईए प्रैक्टिस की, हर एक सिस्टम में वो, इवन एक ही सिस्टम में वो चेंज होती जाती है। विद इन द सिस्टम ईआईए की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। डिपेंड करता है कहाँ पे है ये ईआईए हो रहा है, कि डिटेल्स जो हैं प्रपोजल के, उस पर डिपेंड करता है। चेंजेस होते रहते हैं ईआईए प्रैक्टिसेस में। मतलब आप एकदम वो नहीं कि ये हैं पॉइंट्स और आपको इसी हिसाब से फॉलो करते ही रहना है, ऐसा भी नहीं होता है। कहीं कहीं लोकेशन में, जैसे कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे जो रन कर गया, उसकी हमने जो ईआईए रिपोर्ट बनाई, अब दूसरी लोकेशन पे हम वही प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, वहाँ पे वही सेम ईआईए रिपोर्ट नहीं चलेगी। हर एक सिस्टम में अलग अलग ईआईए रिपोर्टिंग होती है। अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग प्रपोजल, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी ईआईए रिपोर्टिंग अलग होती है। यहाँ का कंडीशन अलग है, दूसरी जगह का कंडीशन अलग है, तो इसीलिए सेम ईआईए रिपोर्ट हम चिपका नहीं सकते हर जगह। तो ईआईए प्रैक्टिसिंग हर जगह अलग अलग होती है। ये देखा जाता है इसमें कि स्ट्रेंथ क्या है ईआईए रिपोर्ट की, वीकनेस क्या है इसके प्रैक्टिसेस की। ये सारा पूरा लिटरेचर जो बनाया जाता है, ईआईए डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, ये पूरा मतलब इसको उसमें लिखा जाता है। और रेफरेंस लेते हैं हम, एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस जो एक प्रोजेक्ट का था, दूसरी जगह क्या है उसका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें लिखकर कहीं डॉक्यूमेंटेशन में होती है। फिर जो ईआईए रिपोर्ट बनाते हैं वो इसको कंसल्ट कर सकते हैं। जब वो कहीं और लोकेशन में जाके बना रहे होते हैं ईआईए रिपोर्ट किसी भी प्रोजेक्ट का, तब वो रेफ़र तो कर सकते हैं, मगर हर जगह का अपना एक अलग होता है। हर जगह की ईआईए प्रैक्टिसिंग अलग होती है, और उस ईआईए प्रैक्टिसिंग के बाद जो आउटकम निकलता है वो भी डिफरेंट होता है। हम नहीं बोलेंगे कि हमने यहाँ पे एक कंट्री में जाके जो ईआईए किसी भी प्रोजेक्ट का किया है, उसकी प्रैक्टिस सेम होगी जो किसी और कंट्री में की गई है, उसका आउटकम भी सेम होगा। ठीक है, आउटकम तो यही बात है ना, कि अगर हमने प्रैक्टिस पूरा किया है, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट क्या मिला है, क्या अच्छे से हमारा ईआईए जो हमने प्रोसेस किया, क्या उसको बराबर हमें वैसा मिला। कोई भी प्रोजेक्ट जो हमने बनाया, तो उसके लिए हमने जो ईआईए प्रैक्टिस की, क्या वो ईआईए प्रैक्टिस उस प्रोजेक्ट को हेल्पफुल है, उस एनवायरनमेंट को हेल्पफुल है। सेम यही ईआईए प्रैक्टिस हम कहीं और के लिए करेंगे, क्या उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में कोई सिमिलरिटी है। मतलब वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ईआईए प्रैक्टिसेस और आउटकम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, पूरा इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर हर एक रिपोर्ट को, अलग अलग जगह की रिपोर्टों को ये रेफरेंस के तौर पे एज ए एक्सपीरियंस जो है वो लिया जाता है। ठीक है।
अब हम देखेंगे, डिपेंड करता है कि नेचर, लोकेशन और क्या स्केल है प्रोजेक्ट का। ठीक है, ईआई रिपोर्ट के अंदर फिर ये सारी कंपोनेंट्स होने चाहिए। मतलब कोई भी अगर जो भी प्रोजेक्ट है किस स्केल से बन रहा है, वो उसका नेचर क्या है और किस जगह पे बन रहा है, तब जाके जो ईआई रिपोर्ट उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए उस प्रोजेक्ट को लेके, वो हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है एयर एनवायरनमेंट। किसी भी जगह का हम पहले एयर एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे, उस ईआई रिपोर्ट में वो इंक्लूड होना चाहिए। ये देखा जाता है कि असेसमेंट किया जाता है इम्पैक्ट का जोन, मतलब उस जोन में जो है एयर एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो असेस किया जाता है। ठीक है, ये देखा जाता है एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है एयर क्वालिटी का विद इन द अफेक्टेड रेंज और रीजन ऑफ द प्रपोजल प्रोजेक्ट साइट। जहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट बनेगा उसका एग्जिस्टिंग एयर क्वालिटी क्या है पहले देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा मॉनिटरिंग द साइट स्पेसिफिक मीटेरोलॉजिकल डाटा, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें भी उस लोकेशन में देखी जाएगी। ठीक है, और जो असेसमेंट किया जाएगा कि प्रोजेक्ट जब बनेगा, प्रपोजल प्रोजेक्ट जो भी है, इसके बाद जो इमिशन निकलेगा, उसके बाद एयर क्वालिटी जो होगी, एयर का जो इमिशन हो रहा होगा जो भी उस प्रोजेक्ट की वजह से होगा, उसकी कितनी क्वांटिटी होगी वो भी असेस किया जाएगा। ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और इवैल्यूएशन, बाकी सारा जो पोटेंशियल इमिशन इस प्रोजेक्ट से निकलेगा, उस जोन को किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करेगा, उस एनवायरनमेंट को, उस एयर को किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करेगा, एयर क्वालिटी में कैसे चेंजेस आने लगेगी, क्या सोर्स ऑफ इमिशन होगा और कित हद तक वो एयर क्वालिटी के को इफ़ेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये भी देखा जाएगा कि वहाँ पे जो भी प्रपोज्ड पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं उनको भी असेस किया जाएगा कि किस तरीके से रखा गया है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस कौन से रखे गए हैं, ताकि जो भी गैसेस इमिशन जो भी हो रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से हवा में, उसको कैसे ठीक करा जाए, वो सारा असेसमेंट भी किया जाएगा। जब भी कोई प्रोजेक्ट डाल दिया जाता है, कहीं पे सेटअप किया जाता है, तो ईआई रिपोर्ट में फिर ये कंपोनेंट्स, एयर एनवायरनमेंट कैसा है उधर का, वो देखा जाता है। अब एयर तो देख लिया, एयर का एनवायरनमेंट, नॉइज़ एनवायरनमेंट भी देखा जाएगा। मॉनिटर किया जाएगा कि प्रोजेक्ट के लगने से पहले जहाँ पे भी प्रपोजल प्रोजेक्ट जो है वहाँ का प्रेजेंट स्टेटस क्या है नॉइज़ लेवल का, और प्रिडिक्ट किया जाएगा कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट लगने के बाद इसका नॉइज़ लेवल क्या होगा और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा व्हीकुलर मोमेंट में, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर एक्सपेक्टेड राइज हुआ, जो हमने एक्सपेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट की वजह से कि इतना राइज हो सकता है नॉइज़ में, तो क्या इम्पैक्ट होगा वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा इम्पैक्ट होगा वहाँ के एडजेसेंट एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, और सजेशंस दी जाएंगी ताकि मिटिगेशन मेजर्स फॉलो हो इस नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, वहाँ के वाटर एनवायरनमेंट के ऊपर आप देखेंगे कि वाटर एनवायरनमेंट को किस तरीके से ईआई रिपोर्ट में पढ़ा जाएगा। पहले ये देखा जाएगा कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेटअप होगा। उसके बाद ये फॉरकास्ट किया जाएगा कि वाटर रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, इन प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ के जो वेस्ट वाटर इस प्रोजेक्ट की वजह से निकल सकता है, जिसमें टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी क्या क्वांटिफिकेशन है, वो असेसमेंट किया जाएगा। एस्टिमेट किया जाएगा कि किस तरीके से पोल्यूशन प्रिवेंट, जो वाटर पोल्यूशन प्रिवेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम क्या अडॉप्ट किया गया है, उसकी एस्टिमेशन की जाती है ईआई रिपोर्ट में। ठीक है, प्रिडिक्ट किया जाएगा कि क्या इफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है वाटर बॉडी में इस प्रपोजल प्रोजेक्ट की वजह से, उनका क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद देखा जाएगा कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, वो भी एक कंपोनेंट बनता है ईआई रिपोर्ट का, उसको देखा जाएगा।
वहाँ के एरिया में सर्वे किया जाएगा कि वहाँ फ्लोरा कौन सा है, फौना कौन सा है, उसका पूरा सर्वे कितनी क्वांटिटी में है और किस टाइप का है, ठीक है। असेसमेंट किया जाएगा फ्लोरा और फौना का विद इन उसी प्रोजेक्टेड अफेक्टेड एरिया में, ठीक है। और ये भी देखा जाएगा कि कितना ज़्यादा प्रोबेबल डैमेज हो सकता है वहाँ के टेरिशियल और वहाँ के इक्वेटिक फ्लोरा और फाना को ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ जो भी डिस्चार्ज एफिलेंट्स का होगा इन्हीं प्रपोजल प्रोजेक्ट्स की वजह से जो भी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी होगी उस प्रोजेक्ट में वहाँ से कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलता है, ठीक है। तो जो भी वो वेस्ट निकले, कोई भी गैसेस इमिशन प्रोजेक्ट से निकले, उसका क्या डैमेज होगा टेरिशियल या इक्वेटिक फ्लोरा फौना पे, वो सारी भी इवैल्यूएशन की जाएगी। डैमेज देखा जाएगा कि एयर पोल्यूशन से क्या डैमेज हो रहा है इस प्रोजेक्ट के, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है वहाँ से वो एयर इमिशन निकाल रहा है, उसकी वजह से टेरिशियल फ्लोरा और फौना को क्या इफेक्ट हो रहा है, या लैंड जो यूज़ हो रही है किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से, तो उसके ऊपर लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, लैंडस्केप चेंजेस कैसे हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। असेसमेंट किया जाएगा कि कितना डैमेज इक्वेटिक और मैरीन फ्लोरा और फौना, ठीक है, वो सारों को क्या इफेक्ट होगा, उसका पूरा असेसमेंट होगा। फिजिकल डिस्टर्बेंस, अल्टरेशंस किस हिसाब से इन फ्लोरा और फौना को इस प्रोजेक्ट की वजह से होता है। प्रिडिक्शन किया जाता है कि बायोलॉजिकल स्ट्रेस इस प्रोजेक्ट विद इन प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया की वजह से जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है फ्लोरा एंड फौना को वो किस हिसाब से हो रहा है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है EIA रिपोर्ट में। अब देखा जाएगा कि लैंड के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होगा, ये स्टडी किया जाएगा कि इस लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ क्या है, टोपोग्राफी क्या है, लैंडस्केप क्या है, ड्रेनेज का पैटर्न क्या है उस एरिया में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। वहाँ फिर देखा जाएगा जब प्रोजेक्ट बनेगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका एस्टिमेशन किया जाएगा लैंड यूज़ के ऊपर, लैंडस्केप के ऊपर, टोपोग्राफी, ड्रेनेज, हाइड्रोलॉजी, उन सब के ऊपर देखा जाएगा क्या इम्पैक्ट होगा। आइडेंटिफाई किया जाएगा पोटेंशियल यूटिलिटी ऑफ ट्रीटेड एफिलेंट इन लैंड एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट्स। ये जो भी प्रोजेक्ट बनाया है इसके जो एफिलेंट निकल रहे हैं क्या वो ट्रीटेड निकल रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, अनट्रीटेड निकल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ों को असेसमेंट किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट अगर निकल रहा है उसकी कैरेक्टराइजेशन, डिफाइनिंग, मैनेजमेंट ऑप्शंस जो यूज़ किए जाएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट निकल रहा है उससे जो वेस्ट निकल रहा है उसका वेस्ट को मिनिमाइज़ कैसे किया जाएगा, मैनेज कैसे किया जाएगा, पहले उस वेस्ट को डिफाइन कौन से टाइप का वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है, नॉर्मल वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, ये सारी चीज़ों को पहले डिफाइन किया जाएगा, असेसमेंट की जाएगी, करेक्टराइजेशन की जाएगी और फिर ऑप्शंस ढूंढा जाएगा कि इसको मिनिमाइज़ कैसे करें इन सारे पोल्यूशंस को। तो ये सारे जो हैं ये EIA रिपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है EIA रिपोर्ट में एक और कंपोनेंट, वो है सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ एनवायरनमेंट। जब कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे भी सेटअप किया जाता है तो पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के डेमोग्राफी, कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफी और रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक डाटा, पूरा उधर का जो भी वहाँ के एंडेमिक डिजीज़ क्या हैं, वहाँ के रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो सब डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर ये फोरकास्ट किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, आफ्टर दिस प्रोजेक्ट क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस वहाँ के सोशो इकोनॉमिक और हेल्थ पे पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। वहाँ का ट्रैफिक कंजगेशन कैसा होगा, वहाँ पे क्या लोगों के मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनकी कल्चर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर बाद में डिफ़ाइन किया जाएगा क्या एक्शंस ली गई हैं ताकि कुछ जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इम्पैक्ट जो भी हो रहा होगा किसी भी हिस्टोरिकल, कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो इस प्रोजेक्ट की वजह से उस एरिया में हो रहा है वो सारी चीज़ें भी, उनकी इवैल्यूएशन भी होगी, वो भी देखी जाएंगी। रिहैबिलिटेशन कैसे करवाए, अगर वहाँ इफ़ेक्ट हो रहा है
लोगों को उनके रिहैबिलिटेशन जो है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। असेसमेंट किया जाता है कि अगर वहाँ के एनवायरनमेंट के लोगों को, वहाँ के लोगों की सोचों को, उनके कल्चर को कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम मिनिमाइज़ करें और उनको वापस रिहैबिलिटेट कैसे करें, वो सारी चीज़ें भी EIA के कंपोनेंट का हिस्सा है। एक और चीज़ कंपोनेंट जो लिया जाता है वो रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट में यही देखा जाता है, असेस किया जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का क्या रिस्क हो सकता है, उसको असेस किया जाता है। हैज़ार्ड की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, ऑप्शंस लिए जाते हैं किस तरीके से हम एक इस हैज़ार्ड को कम कर सके। एनालाइज करते हैं पूरा, हम इसको कितना हैज़ार्ड हो सकता है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी फेलियर्स हो सकते हैं, कल को कोई अचानक से एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, एक्सप्लोजन हो गया, हैज़ार्डस रिलीज हुआ, डैम ब्रेक हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट है, डैम का प्रोजेक्ट है, वो डैम ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर, वो सारी चीज़ों को, वो एक टाइप का रिस्क है, उनको एसेस करना पहले से ही कि अगर कल को इस प्रोजेक्ट की वजह से ये चीज़ें हुई। कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, मगर अगर वहाँ से वो रेज निकली, वो कितना ज़्यादा हार्म कर सकती है, कुछ भी लीकेज हो जाए कहीं से, उन चीज़ों को पहले से ही असेस करना, फिर वैसे प्रिपरेशन करना कि किस तरीके से अगर हैज़ार्ड होता है तो हम उस डिज़ास्टर को, जो भी डिज़ास्टर हो, उसको कैसे मैनेज करें, क्या मैनेजमेंट प्लान होंगे हमारे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन किया जाए, ऑन साइट भी और ऑफ साइट भी। तो ये सारा रिस्क असेसमेंट में ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है, ठीक है। और ये भी डिफ़ाइन किया जाएगा कि क्या मिटिगेशन मेजर्स हैं जिसमें प्रिवेंशन आ सकता है, किस तरीके से कंट्रोल करें हम एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट प्लान, ये सारा चीज़ें EIA में होता है। जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं हमें पता चलता है इसका, उसके बाद अगर फेलियर हो गया, कुछ भी लीक हो गया, कुछ भी फायर लग गया, तो जो हैज़ार्ड हो सकता है, जो रिस्क हो सकता है, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करें, तो उसमें हम क्या प्रिवेंशन कर सके, कंट्रोल कैसे कर सके, और अगर हो गया फिर हम रिहैबिलिटेट कैसे करें, रिसेटलमेंट कैसे करें, वो सारे प्लान्स पहले से ही प्रिपेयर किए जाते हैं प्रोजेक्ट से पहले ही। तो वो प्रिपेयर तब किए जाते हैं जब EIA रिपोर्टिंग होती है। डिफाइनिंग की जाती है, मॉनिटरिंग प्लान क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा प्लान, उसकी शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ये सबको डिफाइन रिस्क असेसमेंट के अंडर किया जाता है। तो ये आपका सारा EIA का जो टॉपिक है ये इसमें ख़त्म हो जाता है।